उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के विभिन्न कार्यक्रमों और जन संवाद के बाद बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के अचानक गैर सैन्य पहुंचे। गैर सैन्य का ये दौरा बिना किसी सरकारी कार्यक्रम या फिर विधानसभा सत्र के इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के दूर दराज के इलाके और दुर्गम क्षेत्रों को लेकर न केवल सजग है बल्कि उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस आगमन की खबर जैसे गैर सैनिक अधिकारियों को मिली वो हैरान रह गए और ये इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य गठन के बाद से अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या सूचना के गैर सैन्य का दौरा नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री धामी का बार बार गैर सैन्य आना उनके इस क्षेत्र के प्रति विशेष संवेदनशीलता और लगाव को दर्शाता है। ये उनके नेतृत्व की समर्पित सोच और जमीनी जुड़ाव को रेखांकित करता है। आरटीआई क्लब देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून की अकादमी एक इंडर रोड में आयोजित इस समारोह में उल्लेखनीय कार्य के छात्रों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न छात्रों और छात्राओं को यहां पर प्रशासित पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पारदर्शिता सूचकांक के आधार पर वर्ष 2024 हेतु डॉक्टर आर.एस. टोलिया स्मारक उत्कृष्ट पारदर्शी लोक प्राधिकरण सम्मान से चिकित्सा शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया। आज सचिवालय में आरटीआई क्लब देहरादून के पदाधिकारियों द्वारा ये सम्मान सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आर. राजेश कुमार को सौंपा गया। सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आर. राजेश कुमार द्वारा उपलब्धि हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को बधाई देते हुए कहा गया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्य क्षेत्रों में भी विशिष्ट उपलब्धियों के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक आदर्श प्रस्तुत रहा है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग वर्ष 2017 से यहां पर पुरस्कार प्राप्त करता आया है। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हल्द्वानी शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ रुपए का प्रशासन और सरकार से हिसाब मांगा। ललित जोशी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन के पास सड़क बना चुके ठेकेदारों के देने के लिए 36 करोड़ रुपए नहीं है तो कहां से 2000 करोड़ रुपए का विकास इस शहर में होगा। उन्होंने निवर्तमान मेयर पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और उसके नुमाइंदों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे हल्द्वानी शहर का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कवायद का विरोध करते हुए ललित जोशी और ऊर्जा निगम से रिटायर्ड कर्मचारी नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी दीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले 1300 करोड़ के स्मार्ट मीटर के बारे में बताया कि आखिर ये 1300 करोड़ किसकी जेब से जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आखिर किस अधिकार से यूपीसीएल की परिसंपत्तियों को अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। आखिर अडानी के साथ मीटर बदलने के एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। जैसे सारी बात बताई थी मैं भी आपको दोबारा कर लेता था। ये मीटर इस राज्य की परिसंपत्तियों को बेचने का अडानी के हाथों बेचने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें बिजली 8.5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी। आप सोचिए, और 1300 करोड़ रुपए पुराने मीटर को नए मीटर में बदलने में लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके पुराने जो मीटर लगे थे सरकार से पूछने लगे वो ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें क्यों बदला जा रहा है। पहले तो मैं पूछता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ वो ज्यादा स्मार्ट है या अडानी का जो नया मीटर आने वाला जिसमें 8.5 रुपए की हमको यूनिट बिजली मिलेगी ये ज्यादा स्मार्ट है। तो लूट की कोई ठिकाना नहीं रखा है। मेरा आरोप है हम सब लोग हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं इसमें जागरूकता अभियान बहुत जल्दी करने आ रहे हैं। किसी भी तरह से अडानी के मीटरों को हम यहाँ उत्तराखंड के अंदर नहीं लगने देंगे। ये परिसंपत्तियां ऐसे बिकने जा रही यूपीसीएल की और हालात इसकी ऐसी हो जाएगी जैसे एचएमटी की हुई थी। मेरा आपके माध्यम से युवाओं को भी आह्वान है, अब उठना चाहिए। मैं बॉबी पवार का समर्थन भी करता हूँ, उसने जो बात उठाई बिल्कुल सही उठाई। इररिस्पेक्टिव टू एनी पॉलिटिकल इश्यू
पॉलिटिकल अलग अलग हो सकते हैं उसके और हमारे, लेकिन अगर बॉबी पवार ने कोई बात कही, मैं उसका पूर्ण समर्थन कर रहा हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिसको 2000 करोड़ रुपए का चार्ज है, यूपीसीएल में अडानी का टट्टू बन कर करके वो उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंडी लोगों के बीच में नीचे जबरदस्ती थोपने की तैयारी, जिसका 8.5 लाख रुपए का जो है चार्ज हमको देना पड़ेगा, ये इस उत्तराखंड के खिलाफ षड्यंत्र है, इसको हम नहीं होने देंगे। नुकसान की बात तो तब आएगी जब हम देखें उसको कि इसका अमीर है क्या। हम तो अधिकारी के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई अमीर जो आपका हुआ सार्वजनिक करें, आप पब्लिक के बीच में लाए। अगर आपका अमीर बढ़िया है, सस्ती बिजली होगी तो क्यों रोकेंगे हम लोग। परंतु कोई अधिकारी अमीर देने के लिए तैयार ही नहीं। और जहाँ जहाँ अडानी ग्रुप के कनेक्शन मीटर लगे, जहाँ इनकी बिजली गई, वहाँ 8 साढ़े 8 हजार पर यूनिट के बिजली खर्च होती है, वहाँ दी जाती है। और ये भी हमारी चर्चा में आया कि जो हमारी संपत्तियां हैं, तमाम संपत्तियों को ये अधिकृत कर रहे हैं। भाई अडानी अगर यहाँ पर आ रहा है तो हम संपत्तियां खड़ी करो, यहाँ पर अपने ऑफिस बनाए, हमारे ऑफिस को अधिग्रहण कर रहे हैं और अधिकारी हमारी चुप बैठे। क्या कारण है अधिकारी चुप बैठे हैं? अगर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे नोडल अधिकारी यहाँ पर विक्रम मिलता महोदय, वो कुछ पद है नहीं दे, सार्वजनिक करे। अगर उनके पास कोई चीज सुनिश्चित नहीं है तो नोडल अधिकारी से हमने को इस्तीफा दे। क्या नोडल टेंडर जो है, जो हमें जो मालूम ऑन पेपर सौंपा कोई नहीं, तो हमने विश्वास जानता कि 1300 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अडानी ग्रुप का 10 साल का एग्रीमेंट है और 1300 करोड़ रुपए मीटर लगाने का टेंडर पड़े हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर अब समाप्त हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। यशपाल आर्य ने कहा कि मतदाता बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की इस सीट पर जीत होगी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनाए जाने वाले मंदिर को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से कोई मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शराब परोसने का काम कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया गया। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की गाड़ी से क्षेत्र में शराब बांटी जा रही है। देखिए, नाराजगी है सरकार से और बदलाव का माहौल दिख रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार तो लगे फरमान जारी कर रही है, जिस तरह से जनविरोधी फैसले लेंगे, जिससे जन समस्याओं की लगातार अनदेखी हो रही है, विकास थम चुका है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोगों के जहन में भी है कि जो रोजगार प्रमुख मुद्दा रहा भाजपा के एजेंडे में, चुनावी घोषणा पत्र में, और जो उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और विकास करेंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे, महंगाई को नियंत्रित करेंगे और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। सब खोखले नारे रहे, वायदे रहे। आज जनता समझ चुकी है, बदलाव चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा आज केदारनाथ की घाटी में, उत्तराखंड में रोजगार प्रमुख मुद्दा है। और जिस तरह से
चार धाम यात्रा और बाबा केदारनाथ की जो तीर्थ यात्रा में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह से इस यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, पहली बात तो पंजीकरण की प्रक्रिया देखने को मिली, रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया देखने को मिली, और इस तरफ लाखों लोग तीर्थयात्री बदहाल रहे, परेशान रहे। और दूसरी तरफ जो यात्रा मार्ग था, उसमें जो हमारे छोटे कारोबारी हैं, गरीब लोग हैं, जो अपना गड्डी चंडी, जो घोड़ा खच्चर चलाते हैं, जो नींबू पानी बेचते हैं, जो जिनकी छोटी वस्तुओं की दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, पूरा कारोबार प्रभावित हुआ और रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है। एक गुस्सा भी है और दुर्भाग्य है कि जो सरकार रोजी रोटी दे नहीं सकती, किसी की रोटी छीनने का अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ बाबा केदारनाथ की जो आस्था विश्वास हम सबका है, हमारे बाबा केदारनाथ हमारे प्राण है, आज उसके अस्तित्व को चुनौती भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जहां पर मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर मिले 20 लाख रुपए का इनाम प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों को ठंड से बचने के लिए मसूरी नगर पालिका की प्रशासन एसडीएम मसूरी अनामिका द्वारा गर्म ट्रैक सूट वितरित किए गए। एसडीएम मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया था, जिसके अंतर्गत मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो धनराशि प्राप्त हुई, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में स्थानीय लोगों और पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मसूरी नगर पालिका को पहला स्थान हासिल होगा। उन्होंने कहा कि 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण की थीम RRR है, जिसके तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है, और इसके तहत कूड़ा का उत्पादन को कम किया जाना, कूड़े को रिसाइकल करना, वहीं कई सामान को दोबारा से इस्तेमाल किया जाना है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। हम सभी को पता है कि जो मसूरी नगर पालिका है, इसको दूसरा स्थान मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण में, और जिसके अंतर्गत हम लोगों को प्राइज मनी मिला था। और इसमें हमारा ये भी उद्देश्य है कि इनके लिए हम लोग इनका स्वास्थ्य और सुरक्षित, लोग जब भी सफाई करें तो ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, तो इसी क्रम में इनको ये ट्रैक सूट दिया गया है। अभी ठंडी का मौसम भी है और ये हमें कुछ पैरामीटर से दिया जाता है, जिसमें मसूरी ने अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी अपेक्षा रहेगी हमारा आराम का है। अभी RRR उसको हम बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इससे हमारा कूड़ा जनरेशन भी कम होगा और जो हमारा जब कूड़े को रिसाइकल भी करते हैं और उसी में हम लोग रीयूज करते हैं, जिससे कूड़ा जनरेशन कम होता है। तो ये स्थिति है। छोड़ के वो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पाइपलाइंस हैं, वो सीवर हमारा पिक्चर कॉलेज से था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जल निगम ने काम भी किया है वहाँ पे। और जो पाइपलाइन थी जो कि हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको ठीक किया गया था और अभी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। और यदि अगर होती है तो आप हमारे संज्ञान में लेते हैं, इसको ठीक किया जाएगा। जो 2-3 स्पॉट्स हैं, आप लोगों को भी पता है, वहाँ पे जैसे आपने बताया कि गाड़ियाँ नहीं लगी हैं, इसको जल्द ही लगवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाई भी देता होगा कि हम कहीं ना कहीं मॉल रोड को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अभी हमने उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों को वहाँ पे डस्टबिन भी देखने को मिलेंगे, जिसका टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 1 हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग उसको और भी सुंदर और भी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से
यहाँ पर अगर बात की जाए 26 नवंबर से समिति के संयोजन मोहित दिनजी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सोमवार को आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित भी किए गए। डिबली ने बताया कि 26 नवंबर से इनके समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाए। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सैन्य अधिकारी पीसी थपलियाल संतन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की यहाँ पर अस्तित्व को बचाने के लिए इस लड़ाई में हम सभी को आगे आना होगा। समानता पार्टी के महासचिव एलपी रतूड़ी, सुरेंद्र सिंह नेगी, महेश सिंह मेहता ने कहा कि हम संघर्ष समिति के साथ हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल, महिला अध्यक्ष सुलोचना ईश्वर ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तराखंड के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को लेकर एक साथ खड़ी है। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे जमीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियां अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा जमीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामलों की गंभीरता पूर्वक जांच की जाए और जिन लोगों ने भी, जिन अधिकारियों ने भी इन मामलों में संलिप्तता है, जिन लोगों की वजह से आज बाहर के लोगों को यहाँ जमीनें मिली हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति 26 नवंबर से देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चौपटा बाजार में मिले शराब की बोतलों से सियासी माहौल गर्मा गया है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस की माने तो चौपटा बाजार में जो शराब की बोतलें मिली हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी से मिली है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता की गाड़ी में जबरन शराब की बोतलें डाली हैं और भारतीय जनता पार्टी पर शराब बांटने का आरोप लगाया गया। शराब कांड की सियासत गहमा गहमी में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सचिवालय में मिला और ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन उत्तराखंड के इलेक्शन कमीशन से मिलने आया था। हमारा मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव जो चल रहा है उसको लेकर जिस तरह से भाजपा और सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन कर रही है, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, खुला शराब बंट रहा है, पैसा बंट रहा है, साड़ियाँ बंट रही है, ढोल मंजीरा बंट रहा है और उनकी भाजपा के पदाधिकारियों की गाड़ियों में और सरकारी गाड़ियों में ये चीजें बंट रही है, खुलेआम बंट रही है। इसको लेके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड से मिले थे। हमने उनको ये कहा है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक स्थिति को बरकरार रखते हुए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखते हुए इन चीजों को रोके और वहाँ पे जितने भी मंत्री और विधायक और भाजपा के पदाधिकारी, आरएसएस के लोग जो मठों में बैठे हुए हैं, वहाँ घरों में बैठे हुए हैं, उनको सबको वहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। वो सब चीजें चुनाव आयोग करे और ताकि पारदर्शिता के साथ और एक निष्पक्षता पूर्वक तरीके से चुनाव पूर्ण किया जाए। हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। जोशी ने पुलिस को अपनी शिकायत दी है।
जिसमें कि उसने बताया है कि एक धमकी भरा पत्र उससे मिला जिसमें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए पैसे देने की धमकी दी। पत्र में ये कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद ली। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी अरुण कुमार, जिसकी उम्र यहाँ पर 19 वर्ष है, पुत्र पूरन सिंह निवासी थानपुर डावरी थाना फीसगंज तहसील बिसौली जिला बंदायूं को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान ये बताया और ये सामने आया है कि आरोपी पहले जिला माहौली के जीरकपुर स्थित रेडिसन होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। यहाँ उसकी शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसे कमाने की आदत थी, जिसके कारण कि वो नशे के कारोबार में लिप्त हो गया। जब होटल प्रबंधन को उसके अवैध कार्यों की जानकारी मिली तो उससे नौकरी से निकाल दिया गया और इसके बाद आरोपी ने शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए यूट्यूबर को धमकी देकर रंगदारी मांगने की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए तीव्र और सटीक रणनीति अपनाई, जिसके लिए कि ये मामला महज 12 घंटे के अंदर सुलझ गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ से निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरव जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में एक होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकाने का कार्य गिरफ्तारी कहाँ की इसको यही हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूर्व में यहाँ हल्द्वानी में आकर सौरव जोशी घर के रहती की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से इसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान के साथ।